नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। डेट है आज की 27 जून 2025 और हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि रिलेवेंट हैं। यूपीएससी सीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें या अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। और डेट है आज की 27 जून 2025। K6 मिसाइल इंडिया डेवलप करेगा। ठीक है, एक नया ब्लड ग्रुप निकल के आया है, उसका नाम क्या है, बस नाम इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पोटैटो सेंटर कहाँ पे बना रहे हैं हम इंडिया का। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में न्यूज़ आई है, कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। बटरफ्लाई पार्क इंडिया में कहाँ बना है। ठीक है, एनिमल क्रॉसवे पहला बना है। जैसे ये अपना हाईवे होता है ना, ये अपना हाईवे है, NH कोई भी है तो इसके ऊपर एक क्रॉसवे बना देते हैं बहुत बड़ा सा। ठीक है, जहाँ से एनिमल अपना पास कर जाते हैं। तो एनिमल क्रॉसवे कहाँ पर बना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। MSME डे है और MSME सेक्टर के बारे में न्यूज़ है। तो 27 जून आज MSME डे है। ट्राइबल स्कीम कौन कौन सी हैं और ट्राइबल इश्यूज़ कौन कौन से हैं हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, सिंथेटिक DNA की बात कर रहे हैं। दिल लीव्स क्या होती हैं, क्या इनका यूज़ है, क्या इनको किस पर्पज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का PYQ या क्वेश्चन बना हुआ है और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और इंडिया कहाँ है इसमें, कितना स्टैंड करता है ग्लोबली। और PLI स्कीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं एक एक न्यूज़ को, एक एक आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं K6 मिसाइल सिस्टम की। ठीक है, K6 मिसाइल, K6 फैमिली ऑफ इंडिया। ठीक है, मिसाइल फैमिली ऑफ इंडिया। DRDO डेवलप कर रहा है K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ में सरपास कर जाएगी ब्रह्मोस को। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ब्रह्मोस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 150 वर्ड का। ठीक है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है K6 मिसाइल, या फिर इस फैमिली की जो अदर मिसाइल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो K6 क्या है, ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है ये कैपेबिलिटीज़ में, और ज़्यादा एडवांस फीचर हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके देखो मैं सबसे खास बात बताता हूँ, इसको सबमरीन में से भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी ये देखो नीचे से आ रही है, कहीं से सबमरीन होगी नीचे पक्का। ठीक है, तो इसको सबमरीन में से भी लॉन्च किया जा सकता है। इट कैन अचीव स्पीड अप टू 7.5 मैक। साउंड की जो स्पीड होती है ना उसका 7.5 गुना 7.5 मैक की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकती है अप्रॉक्सीमेटली 9300 किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 93 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी सरपास करेंगे, हमने पढ़ा अभी। और इंडिया अगर इस मिसाइल को बना लेता है इस तरीका की जो सबमरीन में से भी लॉन्च हो जाती है, ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK के बाद छठा स्टेट बन जाएगा, छठा कंट्री बन जाएगा, 6th। ठीक है, अभी कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास हैं ऐसी मिसाइल। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ऑब्वियस सी बात है, उसके पास ज़रूर मिलती हैं एडवांस लेवल की मशीन्स हो गई हो या फिर मिसाइल्स हो गई। रशिया के पास ज़रूर मिलती हैं। चाइना की बात करें, फ्रांस एक बहुत बड़ा डेवलपर है, जो हम राफेल जेट लेकर आए हैं फ्रांस से लेकर आए हैं। ठीक है, और UK जो कंपनी है, वो जो कंट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांस रहती है। ठीक है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये कैरी करती है बोथ कन्वेंशनल वॉरहेड्स को और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, दोनों को कैरी कर सकती है। ठीक है, और इसको सबमरीन, इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है इसका सबमरीन में से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन में से, ज़मीन के अंदर से। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना, कलाम सीरीज़ है ये, डॉक्टर कलाम के नाम पे चलाई गई थी कलाम सीरीज़, कलाम मिसाइल फैमिली ऑफ इंडिया। ठीक है, K6। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल ह्यूमन DNA को डेवलप करने में। ठीक है, बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच किसको, आर्टिफिशियल DNA को। ठीक है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इससे हम क्या हमारे को फ़ायदा होगा साइंटिस्ट को, या फिर ग्लोबली किस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो ये क्या करेंगे कि ये जनरेट करेंगे डिजीज़ रेजिस्टेंट सेल, डिजीज़ रेसिस्टेंट सेल। जैसे क्रॉप को हमने डेवलप किया हुआ है ना अभी आज के टाइम पे, क्रॉप जो कि पेस्ट रेसिस्टेंट हो गया या ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हम डेवलप कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो इसी तरीक़ा से DNA को भी डेवलप कर रहे हैं कि ताकि वो डिजीज़ रेसिस्टेंट रह सके। ठीक है, और बेटर ट्रीटमेंट्स के लिए हम आगे जो और पॉसिबल वेज हैं उनको हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बारे में जानते हैं कि जो ये सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये किसका है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि ये सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको SynHG भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी पेपर के अंदर, खासकर प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, ये शब्द अगर आपको, क्योंकि जो जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है इनके ऊपर। ठीक है, तो जो जीनोम, ये जो है ना, ये डीएनए, जीन्स, जीनोम, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है बायोलॉजी के। ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांस बायोलॉजी के ये टॉपिक है, तो ये यूपीएससी के फेवरेट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये शब्द कहीं पे मिल जाए, SynHG या सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक 5 ईयर प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, 5 साल का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, इसकी जो फंडिंग है वो है 10 मिलियन, ठीक है, यूरो की। 10 मिलियन यूरो की इसकी फंडिंग है। ठीक है, 10 मिलियन यूरो की। कौन कर रहा है इसको? वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट। अब देखो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछ लेंगे, मान लो 1% आपको पता है कि सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एक आर्टिफिशियल डीएनए को डेवलप करने का है। ठीक है, लेकिन इसको बना कौन रहा है, इसमें कंफ्यूज करेंगे आपको, किसी भी के ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले देंगे आपके सामने। ठीक है, यूनेस्को का नाम ले देंगे, यूनिसेफ का नाम ले देंगे, CSIR का नाम ले देंगे, ICMR का नाम ले देंगे। ठीक है, या फिर किसी UN की एजेंसी का और किसी का नाम ले देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पता है कि ये UK बेस्ड एक चैरिटेबल फाउंडेशन है जो फोकस करती है हेल्थ रिसर्च पर। ठीक है, इसका नाम क्या है? वेलकम ट्रस्ट। बस इतना ही पता होना चाहिए। वेलकम, डबल L है वेलकम में। ठीक है, डबल L है वेलकम में। वेलकम ट्रस्ट इसको बना रहा है। क्या नाम है? सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या काम करेगा? बिल्डिंग आर्टिफिशियल ह्यूमन डीएनए फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, क्यों करेगा? रेगुलेट आवर बॉडीज टू जनरेट डिजीज रेसिस्टेंट सेल्स। ठीक है, फॉर बेटर ट्रीटमेंट्स इन फ्यूचर। अच्छा, इसका क्या, इसमें एक इशू हो सकता है कि भाई कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है और पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है साइंटिस्ट का टू क्रिएट एनहेंस्ड ह्यूमन, जो कि एक बहुत आगे की बात है। ठीक है, पर ये भी एक इशू होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? वेलकम ट्रस्ट। ठीक है, यूके बेस्ड है ये, यूके बेस्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। ये है दिल लीव्स। ठीक है, दिल लीव्स आपने शायद देखी होंगी, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो आपने दिल लीव्स ज़रूर देखी होंगी, और वैसे भी मिल जाता है अगर आप अमेज़ॉन वगैरह पे या फिर उस पर सिटी मॉल ऐप पे या किसी और फूड डिलीवरी ऐप पे अगर आप करते हो तो ग्रोसरीज की पर, तो ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये दिल लीव्स है क्या? ये एक दिल लीव्स क्या है? ये एक एनुअल हर्ब है। ठीक है, इन द फैमिली एपियके, इस फैमिली की है। कौन सी फैमिली है? फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली है। ठीक है, देखो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिलेवेंस देते हुए, एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आपका लेमन ग्रास के ऊपर। ठीक है, लेमन ग्रास के ऊपर कि इनमें से कौन सा एक मॉस्किटो रिपेलेंट का काम कर सकता है। ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट का। ठीक है, आया था क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पता होगा। उसका आंसर था लेमन ग्रास। उसमें एलिफेंट ग्रास भी था ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। अब या तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं या तो डालेंगे वो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, या डालेंगे ये पूरा एक तरीक़ा से जो आंसर ही होगा, या तो ये कोई ऑप्शन होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये जो दिल लीव्स हैं ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, ये एक हर्ब है या फिर एक स्पाइस, इसको मसाले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लेवरिंग फूड के, स्पाइस को फ्लेवरिंग फूड में यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर करने के लिए फूड को। ठीक है, फ्लेवर करने के लिए फूड को। ठीक है, कोरिएंडर डिल एल सिलेंटारो, ये एक फैमिली से, जो धनिया होता है ना, धनिया, ये इसी का फैमिली होता है ये। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों आई है। ये जो दिल लीव्स हैं वो कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर पोटेंशियल रखती हैं।
ठीक है। और इनके अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, समझे, इसलिए है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर। इसके मेडिसिनल फ़ायदे भी हैं। इसके अगर घरेलू चीज़ों में यूज़ करें स्पाइस के तौर पे, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, फ्लेवरिंग स्पाइस के तौर पे, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये एक इनका जो है अरोमा वो स्ट्रेस रिड्यूसिंग है। इनका जो अरोमा है वो स्ट्रेस रिड्यूसिंग है, ठीक है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं, जो बॉडी के अंदर अगर हीट रहती है, जलन रहती है, तो उसको भी ये कम करती है, सप्रेस करती है, ठीक है। और सपोर्ट करती है ये मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको तुम डेली मील में फ्रेश में डेली मील में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके जो फ़ायदे हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिल लीव्स हमने पढ़ा, लेमन ग्रास पे क्वेश्चन आया हुआ है, मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह यूज़ होता है। आपने दिल लीव्स कहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, देखा हो शक्ल से कि भाई ये होता है, हमें नहीं पता था ये दिल लीव्स होता है। क्योंकि यूपीएससी के अंदर ना अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट भी पता है ना किसी ऑप्शन के बारे में, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पूछ किसके लिए रहा है। तो ये जो है इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे भी टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर को बेस बना कर चलें, जो कि बना के चलना पड़ेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो पूरी जो कंसेप्ट है, जो कंटेंट है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पूरी तरीक़ा से भी, और जो नए टॉपिक्स आते हैं उनके हिसाब से भी, ठीक है। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कंटेंट की। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमने पढ़ा था कि जो ये देखिए ये है हाईवे, ठीक है, ये कहीं से फ़ोटो लेते हैं समझाने के लिए, और ये है अपना ऊपर कॉरिडोर, ठीक है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए। कौन कौन जा सकता है इसमें से, कोई भी एनिमल जो जंगल के अंदर रह रहा है उस टाइम पे, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, बोर्स हो गए, या फिर लेपर्ड हो गए, या फिर कोई भी हिरन की प्रजाति हो गई, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहला जो एक एनिमल ओवरपास बनाया है वो कहाँ बनाया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हमारा निकल के जा रहा है दिल्ली से मुंबई के लिए, वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एनिमल ओवरपास बनाया है, एनिमल ओवरपास या क्रॉसवे, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। कहाँ पर बनाया है ये, कहाँ से निकल रहा है, ये बहुत बड़ा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये पासिस थ्रू द बफर जोन ऑफ रणथंबोर नेशनल टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना हो गया या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है, वो यूपीएससी का एक तरीक़ा से कह सकते हो कि इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि बात करते हैं ना कि भाई एक सबके साथ रहने की, भाई जानवर, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फोना सब बचे रहें, एक सस्टेनेबल लिविंग हो, एक इंक्लूसिव लिविंग हो, उसकी बात करते हैं। यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि भाई पहला एनिमल जो ओवरपास है या क्रॉसवे है वो कहाँ बना है, तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बना है। अब पूछे कि भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कहाँ बना है, तो वो बना है रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हमने जाना, 5 ओवरपास बनेंगे, ठीक है, 500 मीटर लॉन्ग के। अब एक बार आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ रणथंबोर नेशनल पार्क, ये रहा, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है सॉरी, ये अपना डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये थार रीजन में पड़ता है। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये मुकुंदरा नेशनल पार्क है, मुकुंदरा, ठीक है, और ये क्योलदेव घाना नेशनल पार्क है, ठीक है, क्योलदेव घाना। अब थोड़ा सा जानते हैं रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। कहाँ पड़ता है रणथंबोर नेशनल पार्क, ये पड़ता है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ पर, राजस्थान में, हमने पीछे जाना, ठीक है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे यहीं कर निकल रहा है और इसी के बफर जोन में बनाया गया है एनिमल क्रॉसवे, ठीक है। कहाँ पर है ये, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अरावली एंड विंध्यन रेंजेस, ठीक है, विंध्यन रेंजेस और अरावली के कॉन्फ्लुएंस पे ये बना हुआ है।
इसको टाइगर स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो इसको टाइगर फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बना था यहाँ पे जब 1973 में टाइगर रिजर्व जब आया था ना हमारे इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये उनमें से पहले वो कुछ उनमें से था जिनके अंदर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था और इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1980 में। उससे पहले था ये गेम सेंचुरी, ठीक है, कब 1955 में, आज़ादी के बाद, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लोरा की अगर हम बात करें, जो नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ट्रॉपिकल ड्राई, क्योंकि राजस्थान का एरिया है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ड्राई डेसिडियस। और जो ढोक है, ढोक, ये आप नाम याद रखना, ढोक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, ऑप्शन दे देगा आपको कि भाई ढोक क्या है। अब आपसे पूछ लेगा कि ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था एंशियंट टाइम्स में, मॉडर्न टाइम में, ठीक है, या फिर ये कोई जानवर है। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ यार ढोक हो सकता है वो जानवर हो, लेकिन वो ऐसा होता है ढोले, ठीक है, जो एक डॉग की फैमिली में से होते हैं, वाइल्ड डॉग होते हैं वो, ठीक है ना, हो गए ना कन्फ्यूज़। या फिर ये एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज़ है, नहीं पता हमको, क्योंकि प्रीवियस उसमें ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है। चौथा ऑप्शन डाल सकता है कि ये कुछ भी हो सकता है कि भाई ये कोई जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पे भी अभी यूरेनियम मिला है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ढोक क्या है। ढोक एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज़, कहाँ मिलती है ये मिलती है रणथंबोर नेशनल पार्क के आसपास में, ठीक है, उसके अंदर मिलती है। और यहाँ पर जो कि नेचुरल वेजिटेशन कौन सी है रणथंबोर नेशनल पार्क में, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क के अंदर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको ऑप्शन में दे देंगे कि भाई जो अपना हेमिस नेशनल पार्क है ऊपर का, ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। दूसरा आपसे पूछ लेंगे कि भाई रणथंबोर नेशनल पार्क। तीसरा आपसे पूछ लेंगे कि जो अपना नागर होल नेशनल पार्क है जो अपना कर्नाटका का। चौथा आपसे पूछ लेंगे कि किसी का राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये मिलता है राजस्थान में और ये मिलेगा रणथंबोर नेशनल पार्क में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है यहाँ पे, लियोपार्ड, स्लोथ लियर, सांबर और डाइवर्स बर्ड लाइफ भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। रणथंबोर फोर्ट है यहाँ पे, जिसके ऊपर नाम है ना रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर फोर्ट है ये, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया गया है, ठीक है। टाइगर ओवर पॉपुलेशन देखी गई है यहाँ पे, और दूसरी एक प्रॉब्लम देखी गई है यहाँ पे हायर इनब्रीडिंग की। टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इनब्रीडिंग है। इनब्रीडिंग अगर वहीं का वहीं, ये न्यूज़ आई थी एक साल पहले के करीब कि वहाँ पे इशू जो चल रहा है वो इनब्रीडिंग का चल रहा है, ठीक है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो वहीं की टाइगर स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे में ही ब्रीड कर रही हैं, तो ये जो बायोलॉजिकली ठीक नहीं रहता है। अगर ब्रीडिंग करनी होती है तो एक टाइगर इस रीजन का एक टाइगर इस रीजन का या टाइगर्स इस रीजन की, दोनों को साथ मिला के मीटिंग कराई जाती है, तो वो ज़रूरी होता है, वो अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनब्रीडिंग की, हायर इनब्रीडिंग की जो इशू देखा जा रहा है ड्यू टू आइसोलेशन, क्योंकि आइसोलेशन में ही, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर देखो कि इसका जो रिलेवेंस है वो क्या देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा रखे भाई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देखा जाता है यहाँ पर रणथंबोर नेशनल पार्क में, इसीलिए यहाँ पर जो ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। जो अपना क्रॉस वे बनाया है या ओवर वे जो ओवर पास बनाया है, ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है, ठीक है। तो कहाँ पर बनाया है, अपना रणथंबोर नेशनल पार्क पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, आपको अगर याद हो तो, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा था आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, कि क्या ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। जी बिल्कुल आता है, ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में आता है ये, ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर शायद, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और ये इसमें मैंने पूछा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, इसमें जो हैबिटेशन है। और तीसरा ऑप्शन था वो कि अपना क्या इसके अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, तो वो गलत था ऑप्शन। तो इसका 1 और 3 था, मतलब 2 ही ऑप्शन इसके सही थे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, इसको याद रख लीजिएगा। कहाँ पर बनाया है, रणथंबोर नेशनल पार्क में। एक तरीका का नया ब्लड ग्रुप देखा गया है, बस आपको ना नाम याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका नाम है ग्वादा नेगेटिव, ग्वादा नेगेटिव। अब आपसे कहीं क्वेश्चन में आ जाए किसी ऑप्शन में कि भाई ये है क्या, अगर कहीं आपसे पूछ ले ग्वादा नेगेटिव है क्या, बस इतनी ही इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसको डालने की। तो ये ग्वादा नेगेटिव क्या है, एक न्यू ब्लड ग्रुप है ये, ठीक है। ये कहाँ मिला है, एक वुमेन के अंदर मिला है ये, फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर देखा गया एक वुमेन के अंदर, बस आपको नाम याद रखना है, ग्वादा नेगेटिव।
मैं आपको अपने ना जो करंट अफेयर मैंने बना रखे थे, मैं उनकी एक बार पीडीएफ दिखाऊंगा कि करंट अफेयर कितने ज़्यादा मतलब किस तरीक़ा से करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत डाटा है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको जल्दी। तो ये भी एक तरीक़ा से इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरीक़ा का भी टॉपिक, क्योंकि पूछा कहीं से भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि जो यूपीएससी जो फेवरेट टॉपिक्स हैं उनके इसी तरह के टर्म्स जो थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं, जिसमें आप अपना लगा ना पाओ कि यार ये क्या हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ग्वादर नेगेटिव क्या है। ये आपका एक नए प्रकार का ब्लड है, ठीक है। कौन सा है? 48th ब्लड ग्रुप सिस्टम में आता है ये, और भी हैं तो 48th नंबर पे है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़। इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन जीरो डोज चिल्ड्रन, ये लांसेट की रिपोर्ट आई है, ठीक है। लांसेट की स्टडी आई है कि जो इंडिया है वो सेकंड आता है। किस चीज़ में आता है? ज़ीरो डोज चिल्ड्रन। ज़ीरो डोज चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं जिनको डोज लगनी चाहिए, जिनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चे बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में हैं इंडिया के अंदर। कितने हैं? 1.44 मिलियन ज़ीरो डोजेस चिल्ड्रन, इनको वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है कि हमारे देश के अंदर जहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारी कंट्री में उसको जो है दिखाया गया, स्टार्ट किया गया और लागू भी किया गया। इंद्रधनुष करके एक प्रोग्राम था, इंद्रधनुष, ठीक है। इसका 1.0 आया, 2.0 आया, 3.0 करके इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसके भी अलग अलग प्रोग्राम्स आए थे, ठीक है। उसके बावजूद भी करीब करीब 14 लाख बच्चे हैं ऐसे जो जीरो डोज हैं, ठीक है। जीरो डोज चिल्ड्रन बोलते हैं उनको। 2023 की रिपोर्ट आई है और सेकंड ओनली टू नाइजीरिया। नाइजीरिया फर्स्ट पे है, हम सेकंड पे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसमें कंसर्न बात है ये कि भाई 8 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, 8 देश हैं, ठीक है। 8 देश हैं जिसमें इंडिया भी एक है, और वो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, मतलब जो दुनिया में आधे अगर बच्चों की बात करें जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें इंडिया भी आता है। 8 ऐसी कंट्रीज़ हैं। तो ये अपने आप में बहुत कंसर्निंग इशू है जब इंडिया इम्यूनेशन प्रोग्राम को इतना बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। कोविड की वैक्सीन हमने डेवलप की, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया जो वैक्सीनेशन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे ही घर में ये देखने को मिल रहा है कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको वैक्सीनेशन इनको नहीं लगी है, इनको वैक्सीन, ठीक है। ज़रूरी क्यों हो जाती है वैक्सीन? लाइफ गिविंग प्रोटेक्शन, थोड़ा पढ़ने में शायद धुंधल दिखाई, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, रिड्यूस करता है कॉम्प्लिकेशन को, रिड्यूस करता है हेल्थ केयर कॉस्ट को, और पीस ऑफ माइंड रहता है कि हमारे बच्चे को वैक्सीनेशन लग चुकी है, वैक्सीन लग चुकी है, इम्यूनाइज्ड हो चुका है हमारा बच्चा। तो ये भी एक तरीका की बहुत ज़रूरी चीज़ है, पीस ऑफ माइंड भी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस हो जाती है पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन की। और ये बहुत एक, अगर बचपन में ही बच्चों को इम्यूनाइज्ड कर दिया जाए, वैक्सीनेशन को लगा दी जाए, तो आने बीमारी तो फिर रहेंगी ना बिल्कुल भी, क्योंकि 1 हफ्ते पे लगती है, 6 हफ्ते पे लगती हैं, 4 महीने पे लगती हैं, आंगनवाड़ी केंद्र आज के अंदर लगती हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रास को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक इसकी तो डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए जैसे पोलियो वैक्सीन की हुआ करती थी, ठीक है ना। 2 बूंद ज़िंदगी की, 2 बूंद ज़रूरी है, इस तरीके के वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने चाहिए। स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ताकि बच्चे भी जान पाएँ इस चीज़ को। थोड़ा सा उसमें सभी जो कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए, हमने कल पढ़ा था कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में कि वो स्कूल था पुणे का, ठीक है, वो बंद होने की कगार पे था 2021 में, लेकिन उसको अब कितना उसको वर्ल्ड में बेस्ट स्कूल का प्राइज़ मिला है उसको कम्युनिटी एंगेजमेंट के में। तो इसी तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए। ट्राइबल एरियाज़ हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रीच बढ़ानी होगी हमको, और हमको एक तरीक़ा से सरकार को एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि इतने टाइम में हम ये सभी जो बच्चे ज़ीरो डोज चिल्ड्रन हैं इनको हम कवर कर लें, इम्यूनाइज कर लें, इनको वैक्सीन हम प्रोवाइड कराएं, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। छोटी सी न्यूज़ है, केरला गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी।
ठीक है। कहाँ पर? केरला में, इंडिया की पहली। ठीक है, कहाँ पर है? अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है? कन्नूर में। नाम याद रखना, अरालम। ठीक है, अरालम। ये किसी ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे, पूछा था ना, एक क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी थी, साउथ इंडिया की, तमिलनाडु की थी, आंध्र प्रदेश की थी। ठीक है, तो उसमें एक बस ऑप्शन उसमें ये था कि एक ऑप्शन था जो आंध्र प्रदेश के अंदर था, वहाँ से एलिमिनेट होकर वो जो हो जाता था क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन उसको। तो ये इंडिया की फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेडिकेटेड इंटायरली टू बटरफ्लाइज। ठीक है, इंटायरली टू बटरफ्लाइज। 55 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ ये इन द ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और इसमें ओवर 266 प्लस रिकॉर्डेड स्पीसीज है किसकी? बटरफ्लाई की। कल हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था बटरफ्लाई के ऊपर। बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि छोटी, मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी की सबसे खास बात, ये जो बहुत छोटी चीज़ आप समझते होगे ना कि यार बटरफ्लाई तो बहुत छोटी सी है, ये उस पर भी क्वेश्चन पूछेगा, ये ग्रास पे भी क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि लेमन ग्रास, और ये बात करेगा एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी की भी। ठीक है, तो यह है यूपीएससी की खास बात जो आपको पता होनी चाहिए। तो सब पता होना चाहिए आपको, मोटा मोटा जानना चाहिए आपको। तो बटरफ्लाई पे तो पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने बटरफ्लाई को नेशनल एम्बलम डिक्लेयर कर दिया है, या एक क्वेश्चन था ऐसा, इसमें महाराष्ट्र था ऑप्शन। तो बटरफ्लाई से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला बटरफ्लाई सेंटर का सेंचुरी कहाँ पे खुली है? केरला के अंदर। कहाँ पर? अरालम। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम याद रखना बस, अरालम, अरालम। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़। एमएसएमई डे है आज, एमएसएमई डे कब? 27 जून को। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसाइड करेंगे एमएसएमई डे में। कहाँ पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, जो अपना आज सेलिब्रेट किया जाएगा एमएसएमई डे, ठीक है, उसमें प्रेसाइड करेंगे हमारी प्रेसिडेंट। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। आपको नाम तो पता ही है, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो की हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या होंगी, जो अपनी जो एमएसएमई का जो ये आज जो डे है इसमें अपकमिंग लॉन्च क्या क्या रहेंगे? CGTMSE स्टैम्प। ठीक है, ये CGTMC स्टैम्प ये क्या है मैं बताता हूँ अभी। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल और एमएसएमई हैकाथॉन 5.0। ठीक है, और न्यू पब्लिकेशंस होंगी टू सपोर्ट इनोवेशन, क्रेडिट एक्सेस। ठीक है, ग्रोथ फॉर इंडियाज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले बात की है कि हमने जून 27 को एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया जाता है, उद्यमी भारत इवेंट एट विज्ञान भवन नई दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या होंगे? लॉन्च होंगे CGTMC स्टैम्प। ठीक है, एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल और एमएसएमई हैकाथॉन 5.0। ये क्या है? ये है क्रेडिट गारंटी टैक्स क्रेडिट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। एक तरीक़ा से लोन है ये, मोटा मोटा ये है, क्रेडिट गारंटी है ये, क्रेडिट गारंटी। ठीक है, तो थोड़ा सा एमएसएमई सेक्टर के बारे में जानते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो एमएसएमई सेक्टर तो बैकबोन है आज के टाइम पे इंडिया की। इसको क्लासिफाइड किया गया है विया उद्यम रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन इसकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात करें। 3 है, माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है। ठीक है, और ये जो डाटा है ना, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि इनमें से कौन सा एक, शायद कहते तो स्टेट में आया था किसी में या यूपीएससी में आया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ याद से, लेकिन ये पूछा हुआ है कि अगर माइक्रो की बात करें तो कितनी इन्वेस्टमेंट कितना टर्नओवर, स्मॉल की बात करें तो कितनी इन्वेस्टमेंट कितना टर्नओवर, और मीडियम की बात करें तो कितनी इन्वेस्टमेंट कितना टर्नओवर। तो आपको पता होना चाहिए। 3 चीज़ें याद रखें, एक तो 1 करोड़ और 5 करोड़। ठीक है, दूसरा 10 करोड़ और 50 करोड़, इसी में आपने जीरो लगा दी पीछे। ठीक है, और तीसरा 50 करोड़ और 250 करोड़। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये आपको बस याद रखना है। 1 करोड़ की इसकी इन्वेस्टमेंट है और इसका टर्नओवर है माइक्रो का 1 करोड़ 5 करोड़। स्मॉल की बात करें तो 10 करोड़ और 50 करोड़, इसमें जीरो बढ़ानी है। और मीडियम की बात करें तो इसी को 5 गुना कर देना है। ठीक है, 50 और 250, ये इस तरीका का ना क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता वरना कि ये जो है इसके क्लासिफिकेशन ही पूछ ली थी कि भाई कौन सा माइक्रो में आता है, कौन सा स्मॉल में आता है और कौन सा मीडियम के अंदर आता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की, किसके बारे में? एमएसएमई के बारे में। 30%
कंट्रीब्यूट करता है ये जीडीपी के, ठीक है, करीब करीब 30%। जो हमारा 45% करता है ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना उसमें 45% कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई, और जो 48% है एक्सपोर्ट्स वो एमएसएमई से ही जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ये आफ्टर एग्रीकल्चर, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, कहाँ पर देता है, रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरियाज़ में। एम्पावर करता है मार्जिनलाइज सेक्शन को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारे देश के, उनको एम्पावर करने का काम करता है ये कौन, एमएसएमई, ठीक है। इनक्यूबेटर है किसका, न्यू आइडियाज़ का, टेक्नोलॉजी का, जिसको प्रमोट करती है एमएसएमई हैकाथॉन 5.0 जैसी इनिशिएटिव्स, ठीक है, जिसके अंदर नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं कि भाई किस तरीक़ा से हम अपने एमएसएमई सेक्टर को और भी ज़्यादा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना सकते हैं, या नए जो चैलेंजेस हैं उनके साथ उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए एमएसएमई हैकाथॉन जैसे जो इनिशिएटिव है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, एक तो लिमिटेड फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस। फॉर्मल क्रेडिट मतलब एक फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर कोई और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई। फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, इनफॉर्मल, उधारी में पैसा उठा काम चला रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं। तो लिमिटेड है क्या फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस, क्यों रिस्क नहीं लेना चाहता कोई कि भाई आपका पैसा डूब क्या नहीं डूबा, लेकिन सरकार तो चाहती है ना कि हम इम्प्रूव करें, हम बेटर करें अपने मैन्युफैक्चरिंग को, हम अपने एमएसएमई सेक्टर को इम्प्रूव करें, ठीक है। इसीलिए तो ये स्कीम चलाई गई हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। इसलिए तो मुद्रा योजना चलाई गई है, सीजीएसटी स्टैम्प चलाई गया है, ये क्रेडिट गारंटी टैक्स फॉर क्रेडिट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये तभी तो चलाए गए हैं, क्रेडिट इनिशिएटिव्स हैं ये, ठीक है। प्रमोशन और ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी है एमएसएमई में। क्या है, चैम्पियंस पोर्टल है, ठीक है, चैम्पियंस पोर्टल है, इस पर आप अपना प्रमोशन भी कर सकते हैं और ग्रीवियंस जो आपकी शिकायत है उनको भी दर्ज कर सकते हैं, उनका समाधान भी पा सकते हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल है, ठीक है। तो ये ज़रूरी क्यों जाता है, क्योंकि ये क्रिटिकल है मेक इन इंडिया, मेक फॉर ग्लोबल या फिर आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है, ये ज़रूरी हो जाता है। और हमको ध्यान देना होगा टेक्नोलॉजी पे, स्किल डेवलपमेंट पे और मार्केट लिंकेजेस पे, कि हमको किस तरीक़ा से मार्केट को भी लिंक करके चलना है, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ग्लोबली, या फिर बात करें एशिया रीजन की, या फिर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, या इंडिया लेवल में ही बात करें डोमेस्टिक कंजप्शन की। तो एमएसएमई बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीडीपी के अंदर, ठीक, और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। तो ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको डाटा पूरा पता होना चाहिए, और मैं आपको इतना बताता हूँ, इतने में आप 150 से 200 वर्ड आराम से लिख लेंगे। आपको मैंने एक मोटा मोटा ढांचा तैयार करके दे दिया, इसी में आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बोल के बताया इतना काफ़ी रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़। ये डाटा आया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से, पीएलआई से, ठीक है। पीएलआई सरकार ने लॉन्च की थी 2021 में, ठीक है, कुछ सेक्टर्स को फंडिंग करने के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यूज़। बात करते हैं, अभी तक सरकार ने ना 21,534 करोड़ रुपए दे दिए हैं अपना पीएलआई सेक्टर को, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव को। पीएलआई को हमने करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं अभी तक सरकार ने, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है, अनाउंस किया गया था पीएलआई को, और इसका जो टारगेट रखा गया था वो करीब करीब 2 लाख करोड़ का रखा गया था। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं रहता तो आप करीब करीब याद रख सकते हैं कि 1.97 लाख करोड़ या फिर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इतना आउटले तैयार किया था सरकार ने कि हम इतना पैसा देंगे कंपनीज़ को, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। जो हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को कि भाई एक रोड मैप तैयार कीजिए 5 साल का, ठीक है, कि भाई आगे किस तरीक़ा से हम तैयारी कर सकते हैं और तरीक़ा से इम्प्रूव करने की, किस कौन से सेक्टर को ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, एक तरीक़ा से कि जैसे बजट एलोकेट करते हैं उस तरीक़ा से रोड मैप तैयार कीजिए कि ये जो फाइनेंशियल आउटले है ये किस तरीक़ा से किया जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो इनिशिएटिव है लॉन्च हुआ था मार्च 2020 में। शायद यहाँ प्रॉब्लम है कुछ, यहाँ 21 लिखा हुआ है और यहाँ 20 लिखा हुआ है, बाद में करेक्ट कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। इसका जो कोर पर्पस है वो बूस्ट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, रिड्यूस करना है इंपोर्ट्स को और जॉब्स को क्रिएट करना है,
ठीक है। फीचर्स क्या क्या हैं इसके हमने पढ़ा। एक तो बूस्ट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, रिड्यूस करना इंपोर्ट को और क्रिएट करना जॉब्स को। ठीक है। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल रिवार्ड्स, किसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इनके बेस्ड होता है, किसको, टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, एंड फॉरेन कंपनीज, क्यों, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर अप टू 5 ईयर्स। फॉरेन कंपनीज को भी देता है रिवॉर्ड, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ताकि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। जो पहले तो इसमें 3 सेक्टर्स में ही स्टार्ट किया गया था इसको, मोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में और मेडिकल डिवाइसेस में। लेटर इसको एक्सपेंड कर दिया गया था 14 की सेक्टर्स में। ठीक है, नज़र मार लेते हैं कौन कौन सा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल डिवाइस है, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फार्मा है, स्पेशलिटी स्टील है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वाइट गुड्स है, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, सोलर पीवी, एसीसी बैटरीज और ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये पीएलआई स्कीम है जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये हमने जाना कितना दे चुके हैं अब तक, 21,534 करोड़। इसको आप मेंस में डाटा की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेंस में डाटा की तरह यूज़ कर सकते हैं और 2-3 पॉइंट भी डाल सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट डाल सकते हैं कि भाई इसका काम क्या है, कोर पर्पस टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस करना इंपोर्ट्स को और क्रिएट करना जॉब्स को। ठीक है, तो ये आप पॉइंट डाल सकते हैं, कम से कम 3-4-5 पॉइंट बन जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो ये है आगरा में खुलेगा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है, नोड फॉर साउथ एशिया यूनिट ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन आगरा। ठीक है, ये न्यूज़ है। ठीक है, कौन खोल रहा है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे क्लियर्ड अ प्रपोजल टू सेटअप साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ द पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इंडिया, CIP, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP। ठीक है, पेरू बेस्ड, पेरू कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर। कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा इसको, सिंगना आगरा डिस्ट्रिक्ट में। सिंगना आगरा डिस्ट्रिक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, ये ऑब्जेक्टिव जो हमारी पोटैटो बेल्ट है यूपी बिहार वेस्ट बंगाल की, उनके जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनकी जो यील्ड है, उनकी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये सेंटर खोला जाएगा, ताकि पोटैटो एक बहुत बड़ी क्रॉप हो जाती है। नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो या बाकी अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो पोटैटो है, आलू जो है, आलू तो हर चीज़ में यूज़ होता है ना। आलू की अगर खपत बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, तो ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना, फार्मर इनकम को बढ़ाना और जॉब क्रिएशन को बनाना। अगर सरकार फार्मर की बात करेगी तो वो यही बात करेगी कि एक तो फार्मर की इनकम को डबल करो, ठीक है, जॉब क्रिएट करो। नहीं, अगर सेंटर कोई खुलेगा तो वहाँ पर साइंटिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ रिसर्चर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जॉब क्रिएशन होगी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आएगी। आलू है, आलू हर चीज़ में यूज़ होता है, सब्जी में बात करें या फिर चिप्स, कुछ भी बात करें, मतलब कि भाई पोटैटो तो यूज़ होता ही है ना, पोटैटो टोमेटो, तो ये तो बेसिक जो स्टेपल फूड्स हैं हमारे देश के। ठीक है, तो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये किससे अचीव होगा, ये इम्प्रूव करेंगे पोटैटो की और स्वीट पोटैटो की, जो शकरकंदी होती है स्वीट पोटैटो या पोटैटो, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे और वैल्यू एडिशन रहेगी इसकी। किस तरीक़ा से रहेगी इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब बायोफ्यूल है। ठीक है, बायोफ्यूल में स्वीट पोटैटो यूज होता है, शकरकंदी। ठीक है, तो वो भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना। आप देखिए ना कि आप एक सिंगल क्वेश्चन से कितने ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं। फूड सिक्योरिटी की बात हो गई, फार्मर इनकम की बात हो गई, जॉब क्रिएशन की बात हो गई, बायोफ्यूल की बात हो गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। छोटे इंपॉर्टेंट नहीं कंसिडर करना चाहिए किसी को भी, सब अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हाई यील्डिंग न्यूट्रिएंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वेराइटीज़ हैं वो डेवलप की जाती हैं किसके द्वारा, CSARC के द्वारा। ठीक है, जो कि एसेलेट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो सेक्टर्स इन साउथ एशिया एंड ग्लोबली थ्रू साइंटिफिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो अनटैप और अनएक्सप्लोर्ड एरिया है ये पोटैटो सेक्टर का, जिसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट की, प्रोडक्शन की, प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, मार्केटिंग की और वैल्यू चेन की। ठीक है, जो CSARC एम कर रहा है। ठीक है, फंडिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 171 करोड़, इंडिया कितना देगा 111 करोड़। CIP जो अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो है वो कितना देगा, पेरू बेस्ड जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना देगा, 60 करोड़ देगा। ठीक है,
यूपी सरकार ने 10 हेक्टेयर का लैंड भी दे दिया है, इसके लिए प्रोवाइड करा दिया है कि भाई आप 10 हेक्टेयर लैंड पे बनाओ आगरा के अंदर, ठीक है। जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी को जनवरी में बोला था कि भाई इसको थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कराइए, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी यहाँ पे। और इंडिया जो है यहाँ पर ये एक प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा। क्या क्रॉप्स की पूछ लेते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। पल्सेस की पूछ लेते हैं, किसी और की पूछ लेते हैं, शुगर केन की पूछ लेंगे, तो पोटैटो की भी पूछ सकते हैं। क्रॉप्स भी एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो वर्ल्ड का इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, किसका? पोटैटो का, ठीक है। इन 220 विद अ प्रोडक्शन ऑफ 5130 मिलियन टन्स, ठीक है। डाटा पुराना है, कोई बात नहीं, लेटेस्ट से इसको अपडेट करा देंगे जल्दी। और चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है 2020 में, कितने पे? 78.24 मिलियन टन्स के, ठीक है। तो हमने ये जाना कि भाई एक पोटैटो सेंटर, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर खुलने जा रहा है आगरा के अंदर, ठीक है। साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द पेरू बेस्ड पोटैटो, ये आपको याद रखना है, CIP, पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ठीक है, CIP आगरा में होगा ये, ठीक है। इतना आपको जानने की ज़रूरत है। ये लास्ट न्यूज़ है आज की कि सरकार ने जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आउटरीच, जो एक आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कब किया था? 15 जून को, ठीक है, जो भी 15 जून गई है। इसके टाइम पे एक आउटरीच प्रोग्राम टारगेट किया था 1 लाख ट्राइबल्स को, 1 लाख टारगेट्स किया था 1 लाख ट्राइबल्स को ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में, ताकि उन तक जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इंडिया की वो पहुंच पाएँ, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम्स हैं? आज हम 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करेंगे, PM जनमान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। 2 वेलफेयर स्कीम्स की बात करेंगे, PM जनमान और धरती आबा जनजातीय गौरव अभियान, ठीक है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पीछे हमने पढ़ा कि भाई ये जो सरकार ने लॉन्च किया है एक तरीक़ा से आउटरीच प्रोग्राम, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो करना है ट्राइबल्स को प्रोवाइड कराना है बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार, आयुष्मान भारत कार्ड मेडिकल के लिए, ठीक है, अगर बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए। फॉरेन राइट एक्ट्स टाइटल्स, ठीक है। पेंशन, अगर कोई पेंशन है तो विधवा पेंशन होती है, बुजुर्ग पेंशन होती है, ट्राइबल्स को पता ही नहीं है पेंशन भी हो रही है देश के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है। जनधन अकाउंट्स और हेल्प देम एनरोलिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स, और भी अगर स्कीम्स हैं कोई, ठीक है। हमने जैसे पीछे बात की छोटे छोटे सेक्टर्स की, मुद्रा स्कीम से कोई ट्राइब अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसको पता ही नहीं है कि लोन भी मिल रहा है देश के अंदर, वो अभी भी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उधार लेने की उन्हीं पे काम कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। अप्रोच क्या रहेगी? प्रमोट करना है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को, किसके द्वारा? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के द्वारा। क्यों करना है? टू रेज अवेयरनेस, ठीक है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है। ब्रिज करना है डेवलपमेंट गोल्स, गैप्स को, डेवलपमेंट जो गैप्स है ना उनको ब्रिज करना है, ठीक है, बिटवीन किसके अंदर? ट्राइबल पॉपुलेशन एंड अदर्स, समझे। अब बात करते हैं PM जनमान की। PM जनमान है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, PM जनमान, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? 2023 में। क्या काम था इसका? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना किनकी? 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs, ठीक है, अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, आपको याद होगा कि क्वेश्चन पूछा था कि 75 PVTGs हैं, 18 स्टेट्स में हैं, और एक ट्राइब का नाम पूछ लिया था शायद कि ये कौन से स्टेट के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। धरती आबा जनजातीय गौरव उत्कर्ष अभियान, ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर 2024 में। क्या एम था इसका? टू फिल इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स इन 63,8400 विलेजेस में, करीब 64,000 विलेजेस में, ठीक है। इसको आप इतना डाटा याद कीजिए। क्या था इसका एम? फिल इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स का, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं अगर कोई आउटरीच प्रोग्राम सरकार स्टार्ट करती है? जोग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी है, रफ टेरेंस हैं,
ठीक है, जंगल के बीचों बीच में जाके रह रही हैं, सरकार पहुंच नहीं पाती, सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर किसी को सरकार भेजती है, गवर्नमेंट टीचर्स को भेजती है अगर वहाँ पर, या फिर डॉक्टर्स को भेजती है, तो पहुंच ही नहीं पाते हैं वहाँ पे, इनएक्सेसिबिलिटी होती है, रिमोट और इनएक्सेसिबल लोकेशंस की वजह से। ठीक है, और जो पीवीटीज हैं, पीवीटीजीज, ठीक है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो और भी वल्नरेबल है, उन तक तो पहुंच भी नहीं पाते हैं सरकार। ठीक है, लैंड प्रोविज़न, लैंड नहीं मिलता उनके किसी काम के लिए, सरकार ने तो बोला भी है नीति आयोग से कि भाई लैंड प्रोवाइड कराइए आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन डिस्प्लेसमेंट इशू, अगर कहीं पे भी कोई डैम बन रहा है या फिर कोई माइनिंग का काम हो रहा है, उड़ीसा के आपने बालासोर में पढ़ा होगा, बॉक्साइट माइनिंग के चक्कर में वहाँ पे काफ़ी लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, तो उन डिस्प्लेस लोगों के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल है, कटकारी आदिवासी कम्युनिटी है पुणे की, इसको डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट लेने में ही प्रॉब्लम आ रही थी वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, क्यों? जो विलेज था उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया था डिस्प्लेसमेंट के बाद, जब डिम्बे डैम कंस्ट्रक्शन हुआ था 1984 में, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और हिस्टोरिकल डिप्लेसमेंट रही है, डैम्स बनो, माइंस बनो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनो, इंडस्ट्रीज बनो, तो सबसे पहले तो ट्राइबल्स ही डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है इसका? सस्टेनेड एफर्ट चाहिए, किसके लिए? टू एड्रेस हिस्टोरिकल गवर्नेंस और नीड्स के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कंक्रीट नीड्स को ओवर पॉलिटिकल सिंबलिज्म, कंक्रीट नीड्स की ज़रूरत है। और करंट आउटरीच प्रोग्राम एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह के और पॉइंट होने भी चाहिए। ठीक है, और तरह के और ऐसे भी इनिशिएटिव होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक टॉपिक रह गया था, वो मैं आपको कल कराऊंगा, क्रिटिकल मिनरल्स का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और आप इसी से नोट्स बनाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और शेयर कीजिए अपने और दोस्तों में अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट। एक बार एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं 1 मिनट की। टॉपिक हमने पढ़े, K6 मिसाइल है, ये ब्रह्मोस को सुपर सरपास करेगी अपने कैपेबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, सरकार बना रही है इसको कलाम सीरीज़ की। न्यू ब्लड ग्रुप देखा गया है हमने। ठीक है, पोटैटो सेंटर कहाँ पर बना है? आगरा के अंदर। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स हमने पढ़ा नहीं, कल पढ़ेंगे इसको। बटरफ्लाई पार्क बना है कहाँ? केरला के अंदर। ठीक है, सेंचुरी बनी है पूरी। एनिमल क्रॉस पे कहाँ बना है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बना है ये, रणथंबोर नेशनल पार्क के बफर जोन में। MSME डे 27 जून है आज, और MSME सेक्टर के बारे में हमने बात की। ठीक है, ट्राइबल स्कीम्स और इश्यूज़ के बारे में बात करी, PM जनमान और DG धरती आबा करके एक स्कीम है अपनी। सिंथेटिक DNA की हमने बात की, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात की। ठीक है, कौन है इसको? वेलकम ट्रस्ट। दिल लीव्स के बारे में बात की, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए लेमन ग्रास पे, तो दिल लीव्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिल्ड्रन इम्यूनेशन की बात की हमने। ठीक है, कितने चिल्ड्रन छूटे हुए हैं? 1.44 मिलियन। और PLI स्कीम्स की बात की हमने। ठीक है, 21,000 करोड़ अब तक हम दे चुके हैं। टारगेट कितना है? 1.94 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये हैं आज के आर्टिकल। आपको अगर अच्छे लगे हों तो यहीं से ही रिवाइज़ कीजिए, और कल का इंतज़ार कीजिए, 28 जून नए करंट अफेयर्स के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।